वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज से तंग आवाम पर नया बोझ डालने की तैयारी। वजारत खजाना का 200 अरब रुपए का मिनी बजट 1 फरवरी से कयामत ढाएगा। जराए वजारत खजाना ने बताया दरामदात पर फ्लड लेवी आयद होगी, कई लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी और 70 अरब की टैक्स छूट खत्म होगी। नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स या फ्लड लेवी की तजवीज। यौमिया 50,000 रुपए से जायद बैंक ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। दरामदी खाम माल और फर्निश्ड आइटम पर भी फ्लड लेवी लगेगी। ऑर्डिनेंस के जरिए दरामदी लग्जरी आइटम्स पर 3% तक फ्लड लेवी आयद होगी। बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज मुनाफे पर भी फ्लड लेवी लगेगी। IMF को बता दिया तमाम शर्तें मानेंगे, मुल्क बचाना है तो सियासत की कुर्बानी देना होगी। ये नहीं हो सकता कि रियासत और सियासत एक साथ बचा लें। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले हुकूमत और अशराफिया को कुर्बानी देना होगी, फिर आवाम से कहूंगा। स्टेट बैंक शरह सूद मजीद बढ़ाने के लिए तुला बैठा है। लोग लैपटॉप देने पर तनकीद करते थे तो क्या क्लाशनकोफ देता? मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए। मैं हर बैंक का दामन उठाऊंगा। पाकिस्तान को अगर बचाना है, सियासत को तो कुर्बान करना होगा, सियासी कीमत तो अदा करनी होगी। ये आप समझें कि रियासत को बचा लें और सियासत को बचा लें। यू कांट हैव द टेक नो डिफीट। बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए। स्टेट बैंक तुला बैठा है पॉलिसी रेट और बढ़ाना है। IMF को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं। यकीनन तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, हुकूमत वक्त मरा को अपनी मसाल देनी होगी। उसके बाद आवाम से कहूंगा भी इसमें हिस्सा डालें। लोग कहते थे लैपटॉप नहीं दिए जाने चाहिए, सियासी रिश्वत है। जवाब दिया था लैपटॉप के बजाय नौजवानों के हाथों में क्लाशनकोफ नहीं। तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने डी नोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान के अलावा PTI के सिर्फ 2 MNA रह गए हैं। स्पीकर परवेज अशरफ ने 8 दिन में PTI के 113 इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुंशी जैसी हो गई है। पहले इस्तीफे मंजूर ही नहीं हो रहे थे, राजा रियाज को हटाने के लिए ऐलान किया तो इस्तीफे मंजूर करने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आज लाहौर ने निगरां वजीर आला को मुस्तरद कर दिया। निगरां वजीर आला तो एक चेहरा है, पीछे कोई और है। बादशाही सदा नहीं रहती, आप 3 या 4 माह के लिए हैं। इलेक्शन कमीशन, उनका खानदान और दीगर आने वाले लोग सुन लें, हमारे साथ कोई जुल्म हुआ तो हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। आज लाहौर ने मुस्तरद कर दिया है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को। बेचारे सिर्फ एक चेहरा ही है, असल जो चेहरे हैं वो तो इसके पीछे छुपे हुए हैं। इमरान खान को हटाना एक ही ख्वाहिश रह गई है, बाकी जैसे मुल्क चले हमें तो परवाह ही नहीं है। मनूसियत के साए हैं जो इस मुल्क के ऊपर डाल दिए गए हैं। सिर्फ 40 लोगों के इस्तीफे ताकि हम नहीं देते, ताकि राजा रियाज जो तोता है इसमें शहबाज शरीफ की जान है, हम उस तोते की गर्दन पकड़ सके। इन्होंने 127 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए हैं सिर्फ 19 लोटों को बचाने के लिए। तमाम लोग जो 25 मई के वाकयात में मुलव्वस थे उनको दोबारा लाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को ऑन करते हैं। जातियों का सिलसिला आपको पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आते साथ उन लोगों को जो जमहूरी अमल के अंदर मदाखलत करेंगे, लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे, पर्दा या पसे पर्दा गद्दारी का मुकदमा बनाया जाएगा। इस्तीफा दे दिया, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। गोली चल जाती है तो वापस नहीं आती। शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा ने कहा सियासत लड़ाई की नजर हो गई, अवामी मसाइल कहीं पीछे रह गए। पार्लियामान की 5 साल की कारकर्दगी देख लें, मुल्क की मसाइल हल करने में नाकाम रहा। इस्तीफा देता है, गोली जब चल जाती है नाली में वापस नहीं आती। तो आपने इस्तीफा दे दिया, अपनी नीयत का इजहार कर दिया तो बात खत्म हो गई। आज हमारे मुल्क की सियासत है, ये एक दूसरे को गाली गलौज की नजर हो गई। अवाम के मसाइल, मुल्क की मुश्किलात एक तरफ रह गई। पिछले 5 साल की कारकर्दगी सेनेट की, कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली उगा कर देख लें, क्या वहाँ पाकिस्तान के अवाम की बात हो सकती है? पार्लियामान मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है।
اور محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر نامزدگی کے خلاف لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا بڑا مظاہرہ. عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. امپورٹڈ حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لے, کٹ پتلی نہ بنے, پنجاب پر مسلط شخص کو سیٹ سے اتارے, عوام اور ملک کے لیے بہتر فیصلے کرے. قوم انقلاب کے قریب پہنچ گئی ہے. زرداری شریف کا نہیں, ملک پر عوام کا راج چلے گا. حماد اظہر, میاں اسلم اقبال اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں نے خطاب کیا. اور وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کا پہلا الزام اپریل میں بیرونی سازش یعنی امریکہ پر لگایا. اب 9 مہینے میں الزام محسن نقوی پر آ گیا. پی ٹی آئی سے درخواست ہے اپنے لیڈر نو چیک کراؤ. چیف جسٹس سے ملنے سپریم کورٹ پہنچنے والے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی پی ٹی آئی ارکان اسمبلی سے ملاقات سے انکار کر دیا. چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے آنے والے ارکان قومی اسمبلی کی تعداد 8 تھی جو استعفوں کی منظوری سے متعلق چیف جسٹس سے ملنا چاہتے تھے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور میڈیا کے خلاف حکومت کا محاذ, پی ایف یو جے نے حکومت کی پالیسیز کے خلاف احتجاجی ریلی کا اعلان کر دیا. 26 جنوری کو ملک کے پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. سینئر صحافی عماد یوسف کے مقدمے میں عمر قید اور سزائے موت کی دفعات کو شامل کرنا, عائشہ شریف کے قاتلوں کی گرفتاری میں تاخیر کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. حکومت کی میڈیا کش پالیسیوں کے خلاف پی ایف یو جے کا احتجاجی تحریک کا اعلان. ملک بھر کے پریس کلبوں پر 26 جنوری کو سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. مظاہرے ہوں گے. نیشنل پریس کلب سے پارلیمنٹ تک 30 جنوری کو ریلی نکالی جائے گی. آزادی صحافت ریلی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے میں تبدیل ہو جائے گی. دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا. سینئر صحافی عماد یوسف کو سزائے موت کی دفعات پر مقدمہ. پیمرا ایکٹ میں ترامیم. پیکا ایکٹ ختم کرنے کا حکومت کا جھوٹا وعدہ. ارشد شریف کے قاتلوں کی گرفتاری میں تاخیر. شاہد اسلم کی گرفتاری اور صحافیوں کے خلاف بوگس مقدمات پر احتجاج کیا جائے گا. پی ایف یو جے کی جانب سے ملک گیر مرحلہ وار احتجاجی تحریک کا شیڈول جاری کر دیا گیا. پی ایف یو جے کے وفود تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں سے ملاقاتیں کر کے تحریک میں شمولیت کی دعوت دیں گے. مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ملک بھر سے قافلے اسلام آباد جائیں گے. اس حکومت نے جو کچھ کیا بدترین مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. ارشد شریف کو قتل کر کے صحافیوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. بیان شہباز گل نے دیا. کیس گھر پر بیٹھے عماد یوسف پر بھی بنا دیا گیا. فواد چودھری کہتے ہیں سندھ میں سب سے زیادہ صحافیوں کو قتل کیا گیا, کوئی کیس نہیں چلا. بڑا ڈرا لیا گیا. ارشد شریف کی شہادت ہوئی, سراسمیگی کی لہر دوڑا دی. عماد کے اوپر جو کیس بنا, شہباز گل کے کمنٹس آئے تھے, وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے یوسف کے اوپر کیس بنا دیا. راول گھومن کے اوپر بھی, باقیوں پہ بھی. چودھری غلام حسین صاحب جیسے بزرگ آدمی کو اریسٹ کیا گیا. سندھ میں جو پارٹی میں زرداری صاحب نے جس طرح سے صحافی وہاں مرڈر ہوئے ہیں, سب سے زیادہ ایکچولی سندھ میں صحافی مرڈر ہوا ہے. کتائی کا مظاہرہ اس کابینہ نے اور انہوں نے کیا ہے, یہ کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا. اور امریکہ کا اے آر وائی کے ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کے خلاف مقدمات پر اظہار تشویش. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں صحافتی آزادی کی حمایت کرتے ہیں. آزاد صحافت کسی بھی معاشرے کے لیے اہم حیثیت رکھتی ہے. Press freedom again. Our director news of ARY News, Ahmad Yusuf, is facing criminal charges for just doing his job. He's also being dragged for a extradition case, which can get him a death sentence. We talked about this press freedom many times. Your thoughts on that, please? We have discussed it many times, and each time you've heard of the emphasis we place on press freedom around the world. Free press and informed citizenry are key for any nation. We routinely raise our concerns about press freedom to
governments to stakeholders all around the world. आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में ट्रक ने स्कूल से आते 3 बच्चे कुचल दिए। 2 भाइयों को बड़ा कजन स्कूल से लेने गया था। रजाकाबाद में बेकाबू ट्रक मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। जाँ बहक 2 भाई, वालिदैन के 2 ही औलादें थी। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेकडाउन के 37 घंटे बाद भी मुल्क में बिजली की सप्लाई मुकम्मल बहाल न हो सकी। एटमी और कोल पावर प्लांट्स को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का काम ताहाल जारी। पावर डिवीजन हुकाम का कहना है प्लांट्स को तरसीली निजाम से दोबारा लिंक होने के लिए 48 से 72 घंटे दरकार होते हैं। दोबारा लिंक तक 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग करना पड़ सकती है। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है। हर घंटे बाद फीडर बंद होने लगे हैं। गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो गई हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में लोड शेडिंग की बात करेंगे। मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए मजहर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप लाहौर में? जी, लाहौर शहर में जो गुज़श्ता रोज बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था कोई 18 घंटे का, उसके आज आफ्टर शॉक्स जो है वो देखने को मिले हैं। तमाम दिन बिजली जो है वो 1 घंटा आती रही है, 1 घंटा जाती रही है। लाहौर में जो लेस्को है उसमें उसकी जो डिमांड है वो 4000 मेगावाट के करीब है। उसको जो सप्लाई है वो 1900 मेगावाट दी जा रही है। तो इस 2000 का जो गैप है इसको पूरा करने के लिए हर घंटे के बाद 1 घंटा शहर में और जो देहात हैं लेस्को के ज़ेरे इंतज़ाम उनमें 1 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। और अभी तक दीगर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं मुल्क की, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, उनमें भी यही सूरत हाल है। अभी तक तफसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। पावर डिवीजन हुकाम का कहना है कि अभी भी इस मुकम्मल बिजली की तरसील की मुकम्मल बहाली में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो न्यूक्लियर पावर है प्लांट है और जो कोयले के पावर प्लांट हैं, पावर डिवीजन ने यह दावा किया कि उनको ठीक है, यानी आप बता रहे हैं कि ये बताया जा रहा है, इत्तलात ये हैं कि अभी भी मुकम्मल बहाली के लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं। और सूरत हाल ये है कि हर घंटे बाद 1 घंटे लाइट आती है और 2 घंटे बाद 2 घंटे तक लाइट नहीं होती। लाहौर की ये सूरत हाल है। मजहर इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची की बात करते हैं, जिसके इलाके नाजमाबाद 2 नंबर में शादी में हवाई फायरिंग से खौफ व हिरास फैल गया। ये हवाई फायरिंग जदीद हथियारों से की गई और ऐसे में पुलिस गायब रही। हमारे साथ सलमान लोधी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनकी जानिब बढ़ेंगे। सलमान, ऐसा लग रहा है कोई जंग का मैदान है, लोगों के पास ये जदीद हथियार कहाँ से आए? देखिए, अहम बात यह है इतवार का रोज था और शादी की तकरीब थी। 1 घंटे से जायद शदीद फायरिंग की गई। छोटे हथियारों के साथ अलावा बड़े हथियारों के साथ फायरिंग की गई और कुछ हथियार ऐसे थे जो इसका परमिट ही सिक्योरिटी इदारों को दिया जाता है। आम शहरी गली कूचे में फायरिंग करता है, हवाई फायरिंग होती तो पुलिस फौरन मुकदमा दर्ज कर ली थी। लेकिन नाजाबाद 2 नंबर में ये जो वाक़या पेश आया था, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय पुलिस का मकसद ये था कि जिसकी घराने में शादी हो इनके तमाम अफराद को थाने बुलाया गया है और उनसे बोला गया है कि लाइसेंस दिखाएं कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है लोग शदीद हथियारों से कई घंटे तक हवाई फायरिंग करते रहे। पुलिस से कानूनी कार्रवाई तो दूर की बात, अब तक इस वाक़े का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं तमाम अफराद को हवाई फायरिंग करते हुए, 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों अफराद हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान, क्या कानूनी कार्रवाई यही होती है कि बजाय तफ्तीश करने के और मुकदमा दर्ज करने के, गिरफ्तार करने के, उनको बुलाया जाए और पूछताछ की जाए बस? देखिए, अगर कोई गरीब आदमी है औरंगी टाउन बल्दिया में हवाई फायरिंग के वाकयात होते तो पुलिस फौरी तौर पर एक्शन करती थी, मुकदमा दर्ज करते के साथ ही बंदे को गिरफ्तार कर लेती थी। देखिए, नाजमाबाद 2 नंबर का इलाका है, 62 अफराद है, तो 2 रोज से पुलिस को अब तक मुकदमा दर्ज करने का ख्याल तो दूर की बात। पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि तमाम अफराद को बुलाया गया है और उनसे दरख्वास्त की गई है कि जिस हथियारों से हवाई फायरिंग की गई उसका लाइसेंस पेश करें। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है, 62 अफराद होंगे तो पुलिस मुकदमा दर्ज करते भी कतराती है और गिरफ्तारी तो दूर की बात। 2 रोज गुजरने के बावजूद वीडियो में 1 नहीं 2 नहीं कई अफराद नजर आ रहे हैं छोटे और बड़े हथियारों से फायरिंग करते हुए। दरख्वास्त की गई है कि अगर मुनासिब समझें तो तशरीफ लें और ये बताएं कि आपके पास इन हथियारों का लाइसेंस भी है या नहीं। सलमान लोधी, आगाह किया आपने, शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बाबर, अब हमें भी शादी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा।
قومی کرکٹ ٹیم میں شادیوں کا سیزن. امام الحق نے دلہے کی پگڑی پہنے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. کپتان بابر اعظم کو بھی ٹیگ کیا. لکھا دوسروں کی شادیوں میں جانے کے لیے کپڑے پہن پہن کر تھک گیا ہوں. رمامہ حارث رؤف اور شاداب خان کا نکاح ہوا. شان مسعود بھی دلہنیاں گھر لے آئے. اور تعریف وہ ہوتی ہے جو حریف بھی کریں. قومی ویمنز ٹیم کی بیٹر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. عائشہ نسیم کے بلند بالا چھکے آپ بھی دیکھیے. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.